उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे धनपुर में मौसम अचानक करवट बदल चुका था। बारिश की बूंदें रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बिजली की कड़कड़ाहट और तेज हवाओं से ऐसा लग रहा था जैसे आसमान भी किसी गम में रो रहा। नदी के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रमेश, उसकी पत्नी रीमा और 7 साल की बेटी काजल रहते थे। देखिए ना जी, काजल की तबीयत और बिगड़ती जा रही है। आप कुछ इंतज़ाम कीजिए ना इसकी दवा का। अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया ना तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। हिम्मत रखो रीमा, मैं अभी वेद जी के पास जाता हूँ, वह मेरे जरूर मदद करेंगे। तब तक तुम लकड़ी जलाकर काजल को गर्म करो। रमेश बारिश में भीगते हुए अपने गांव के पुराने वेद के घर के पास जाता है। वेद बरामदे में कुर्सी पर बैठकर चाय पी रहा था। नमस्ते वेद जी, एक बात कहनी थी। हाँ रमेश, बोलो क्या बात है। वेद जी, पिछले 2 दिन से बारिश होने के कारण काम कहीं पर नहीं मिल रहा है और मेरी बिटिया बुखार से तप रही है। अगर आप दवा उधार दे देंगे तो आपकी बहुत कृपा होगी। देखो रमेश, मेरे भी बीवी बच्चे हैं, उन लोगों का भी पेट भरने के लिए पैसा होना चाहिए। तुमने पिछले उधार ही अभी तक नहीं चुकाया। अगर मैं ऐसे ही सबको उधार देते रह जाऊंगा तो फिर हम लोग रोड पर आ जाएंगे। पहले पिछले उधार की पैसा चुकाओ, तभी मैं तुम्हें दवा दूंगा। रमेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वेद जी अंदर चले जाते हैं। वेद जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बच्ची को बचा लो। रमेश की पुकार बारिश की आवाज में डूब जाती है। रमेश बिना दवा लिए फिर से काम की तलाश में दिन भर इधर उधर भटकता है, लेकिन कहीं काम नहीं मिलता। शाम तक वह वापस झोपड़ी लौटता है तो देखता है कि अंदर तक पानी भर चुका है। काजल तेज बुखार से कांप रही थी। आप कहाँ रह गए थे जी? देखो काजल की हालत देखो, अब क्या करें। हाँ रीमा, काजल को बुखार तो बहुत ज्यादा है। मुझे वेद जी ने उधार दवा नहीं दिए, बोले कि पिछले उधार का पैसा चुकाओ तभी दवा मिलेगा। इसलिए मैं इस बार फिर से काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, इस कारण आने में देर हो गई। दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी बाहर लाउडस्पीकर की तेज आवाज गूंजने लगी। सभी गांव वालों को सूचित किया जाता है कि लगातार बारिश के कारण नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। अगले 2 दिन और भारी बारिश होने की संभावना है। नदी किनारे बनी झोपड़ियों में पानी पूरी तरह घुस जाएगी है, इसलिए सभी लोग तुरंत अपने घर खाली कर सुरक्षित जगह चले जाएं। ये सुनते ही रीमा और रमेश के चेहरे का रंग उड़ गया। देखा रीमा, भगवान भी हमारे साथ कैसा खेल खेल रहे हैं। पहले इस बारिश ने हमारी रोटी छीन ली, अब सिर से छत भी छीन रहे हैं। काजल बुखार में तड़प रही है और मैं उसका बाप होकर कुछ नहीं कर पा रहा। अजी ये सब पहले छोड़िए, हमें कहीं ना कहीं सर ढकने के लिए जाना होगा। सुना नहीं आपने, इस बारिश में छत कभी भी गिर सकता है। इतनी बारिश में हम काजल को लेकर कहाँ जाएं? बारिश में भीगकर उसकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। आप उसकी चिंता मत कीजिए, काजल को प्लास्टिक की बॉडी ओढ़ा देती हूँ जिससे वह पानी से बच सके। अभी तो आज रात कहीं सर छुपाने की जगह मिल जाए, वही काफ़ी है। कल का कल देखेंगे। वह हमारे बगल के गांव में है ना, मंटू भैया, आपके जिगरी दोस्त, उन्हीं के यहाँ चलते हैं। हाँ, तुम सही कह रही हो भाग्यवान। मंटू हमारी मदद जरूर करेगा, दोस्ती किस काम आएगी। वह दोनों अपनी बेटी को प्लास्टिक की बॉडी से ढककर मंटू के घर की तरफ तेज बारिश में चलते हैं और मंटू के घर का दरवाजा खटखटाते हैं। अरे भाई, इतनी तेज बारिश में इतनी रात को कौन दरवाजा बजा रहा है? अजी बैठे बैठे बातें बना रहे हो, जाकर देखोगे तब पता चलेगा ना। भाग्यवान, तुम ज्यादा मत बोलो, चुपचाप पकोड़े बनाओ। अरे रमेश, तू पूरे परिवार के साथ इस समय यहाँ सब ठीक तो है ना? अरे कुछ ठीक नहीं है मंटू भाई। तेज बारिश की वजह से नदी किनारे वाली झोपड़ी में रहना सुरक्षित नहीं है। हमारा घर कभी भी ढह सकता है। हम लोग रोड पर आ गए हैं भाई, इसलिए यहाँ आ गया। आज की रात क्या हम तेरे घर में रुक सकते हैं? देख भाई रमेश, दोस्ती यारी अपनी जगह ठीक है, मैं तुझे रख भी लूँ, पर तेरी भाभी कभी नहीं मानेगी। और वैसे पूरा परिवार एक साथ, माफ करना भाई, मैं नहीं रख सकता। तू कैसी बात कर रहा है मंटू? मैं भी हमेशा तेरे अच्छे बुरे वक्त में तेरा साथ दिया है, और आज जब मुझ पर मुसीबत आई तो तू मुंह फेर रहा है। ऐसा मत कर मेरे भाई। मेरी बिटिया तेज बुखार में तप रही है, मेरे पर ना सही, इस छोटी नन्ही पर रहम कर। सिर्फ रात की तो बात है। सब समझता हूँ रमेश, पर मैं नहीं रख सकता। अभी तुम कोई और जगह तलाश कर लो।
रमेश कुछ और बोल पाता उससे पहले ही मंटू ने उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर लिया। ये लो जी, पकोड़े खाओ। कौन था दरवाजे पर? अरे भाग्यवान, वह रमेश और उसका पूरा परिवार था। उसके घर में पानी भर रहा है और डहने के कगार पर आ गया है, इसलिए यहाँ रुकने आया था। मैं बाहर का रास्ता दिखा दिया। अजी, रमेश तो आपका अच्छा दोस्त है ना? उन्होंने हमारी कितनी बार मदद करी है। आपने ये ठीक नहीं किया जी। अरे, मैंने कोई धर्मशाला खोल नहीं रखी है क्या जो हर किसी को रख लूं? और कैसा दोस्त, अब उसके पास ना घर रहा ना कुछ और। अब वह मेरे किसी काम का नहीं। मैं दोस्ती तभी तक रखता हूं जब तक सामने वाला से फायदा हो। उधर मंटू पकोड़े खाकर बरसात के मजे ले रहा था तो वही रमेश का परिवार तेज बारिश में भी सड़क पर भीग रहा था। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। हिम्मत रख मेरी बेटी, आगे कहीं ना कहीं ठहरने का जगह मिल ही जाएगा। रमेश ने मासूम बच्ची को गोद में उठाया और आगे बढ़ते चला जा रहा था। बारिश थम गई थी, अंधेरा गहरा होते जा रहा था। सामने घना जंगल दिखाई दे रहा था। उन्हें नहीं पता था कि अब वह कहाँ जाएंगे, लेकिन किस्मत उन्हें धीरे धीरे उस जंगल की रहस्यमय गुफा की तरफ ली जा रही थी, जहां से उनकी जिंदगी की कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेने वाली थी। तीनों दर दर भटकते हुए जंगल के रास्ते पर चल रहे थे। उस जंगल में एक विशाल पेड़ था और आसपास की जगह साफ सुथरी थी। रमेश जी, क्यों ना हम आज की रात इसी पेड़ के नीचे रहे? देखिए, जगह कितनी साफ सुथरी है यहाँ पर। हम पूरी रात गुजार सकते हैं और पेड़ भी बहुत बड़ा घना है। हाँ रिमा, तुम सही बोल रही हो। बारिश भी रुक गई है और यह देखो, काजल का शरीर अभी भी तप रहा है। तुम इसे माथे पर पट्टी दो, मैं जंगल से काजल के लिए फल तोड़ कर लाता हूँ। जल्दी आ जाऊंगा। रीमा कुछ कह पाती उससे पहले ही रमेश पास की झाड़ियां की तरफ चल दिया। थोड़ी देर बाद वह वापस लौटा। उसके हाथों में जंगली फल थे। उसने वह फल अपनी बेटी के हाथों में रख दी। काजल ने बड़े प्यार से उससे फल को खाया। अब काजल की तबीयत पहले से सुधर चुकी थी, क्योंकि पट्टी देने से बुखार थोड़ा कम हो गया था। बाबा, आप चिंता मत करिए, मेरी तबीयत अब पहले से बहुत ठीक है। बाबा, आप दुखी मत होइए। अपने और पराये का पता बुरे वक्त में ही पता चलता है। मंटू चाचा ने हमें अपने घर में ठहरने नहीं दिया ना। देखना बाबा, एक दिन मंटू चाचा से भी बड़ा घर हम लोगों का होगा। अपनी बेटी की यह बात सुनकर रमेश की आंखें भर आईं। रिमा आसमान की तरफ देख रही थी। तारों से भरा आसमान जैसे उन्हें दिलासा दे रहा था। पेड़ के नीचे बैठे बैठे काफी समय बीत चुका था। रात धीरे धीरे और गहरी हो चुकी थी। आसमान में काले बादल घिराए थे और ठंडी हवा चलने लगी थी। अचानक बिजली चमकी और कुछ ही पलों बाद तेज बारिश शुरू हो गई। पहले तो हल्की हल्की बूंदा गिरने लगी, लेकिन देखते ही देखते बारिश बहुत तेज हो गई। पेड़ की घनी शाखाएं कुछ देर तक उन्हें बचाती रहीं, लेकिन जल्द ही पानी की बूंदें नीचे तक आने लगी। काजल फिर से कांपने लगी। रमेश ने चारों तरफ चिंतित होकर देखा। हमें तुरंत कहीं ऐसा स्थान ढूंढना होगा जहां हम सर छुपा सके और थोड़ी देर के लिए सुरक्षित रह सके। यह सोचकर रमेश तुरंत उठ खड़ा हुआ। वह बारिश में भीगते हुए आसपास जगह ढूंढने लगा। जंगल में अंधेरा था और हर तरफ पानी की आवाज गूंज रही थी। कुछ देर तक इधर उधर देखने के बाद अचानक उसकी नजर थोड़ी दूर एक गुफा पर पड़ी। रमेश जल्दी से अपनी पत्नी और बेटी के पास आया और बोला, चलो, मुझे सामने एक गुफा दिखाई दे रही है। वहां जाकर हम बारिश से बच सकते हैं और थोड़ा आराम कर सकते हैं। जल्दी चलते हैं, बारिश तेज हो रही है। तीनों जल्दी जल्दी उस तरफ चल पड़े। कुछ ही देर में वह उसे गुफा के अंदर पहुंच गए। गुफा अंदर से काफी बड़ी थी। सबसे अच्छी बात यह थी कि गुफा के अंदर ना तो पानी टपक रहा था और ना ही तेज हवा आ रही थी। बाहर जोरदार बारिश हो रही थी, लेकिन गुफा के अंदर एक अजीब सी शांति थी, जैसे यह जगह उन्हें सुरक्षित रखने के लिए ही बना हो। रमेश ने राहत की सांस ली। कम से कम आज की रात हम यहाँ आराम से गुजार सकते हैं। धीरे धीरे थकान के कारण तीनों वहीं बैठे बैठे सो गए। सुबह जब रमेश की आंख खोली तो पूरी तरह से बारिश रुक चुकी थी। गुफा के बाहर से हल्की हल्की धूप अंदर आ रही थी। वहीं बैठे बैठे काजल के माथे पर जब हाथ रखा तो उसकी तबीयत पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी।
जैसे मानो कोई उस गुफा में सबकी रक्षा कर रहा हो। रीमा उठो, देखो हमारी काजल की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है। रमेश जी, सब कुछ इस गुफा की वजह से हुआ है। अगर यह ना होता तो पता नहीं हम लोग पूरी रात कहाँ होते और किस हाल में होते। भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे यह गुफा मिला और मेरी बच्ची का तबीयत भी ठीक हो गया। हाँ रीमा, इस गुफा में कुछ तो चमत्कार है, वरना कोई बिना दवा के कैसे ठीक हो सकता है। तुम एक काम करो, जब तक रहने की कोई जगह ना मिल जाए तब तक हम लोग इसी गुफा में रहेंगे। तुम इस गुफा की अच्छे से सफाई करो और मैं खाने के लिए जंगल से फल तोड़ लाता हूँ। रमेश जंगल से फल तोड़ने चला जाता है और रीमा गुफा की सफाई करने लगती है। सफाई करते करते वह लास्ट छोर तक पहुंच जाती है। वहां उसे कुछ दिखाई देता है, जैसे मानो कोई पोटरी रखा हुआ हो। रीमा ने उसे पॉटरी के पास गई और उसे उठाया। उस थैली के अंदर चमकते हुए सोने के सिक्के भरे हुए थे। यह सब देखकर रीमा की आंखें फटी की फटी रह गई। रमेश जब फल लेकर आया तो वह थैली रमेश को दिखाई। रमेश जब सोने से भरा थैली को देखा तो वह भी हक्का बक्का रह गया। रमेश ने कुछ देर तक चुप रहा। उसकी आंखों से आंसू आ गए। उसे लगा जैसे ईश्वर ने उसके दर्द को सुन लिया हो। अब हमें इस जंगल में रहने की जरूरत नहीं है। कुछ दिनों में रमेश ने उन सिक्कों में से कुछ थोड़ा सा इस्तेमाल करके अपने गांव में एक छोटा सा घर खरीद लिया। वह अपनी बीवी और बच्ची के साथ रहने लगा। धीरे धीरे उसने फिर से छोटा सा खेत भी ले लिया और मेहनत करने लगा। अब उसकी जिंदगी पहले से कहीं बेहतर हो गई थी। घर में खुशियां ली लौट आई थी। लेकिन कुछ ही समय में रमेश के अमीर बनने की खबर पूरे दूर दूर तक फैल गई। यह बात आखिरकार उसके दोस्त मंटू के कानों तक भी पहुंच गई। जब उसने सुना कि जिसे उसने अपने घर में ठहरने के लिए एक रात नहीं दिया, वह रमेश अब अमीर हो गया है, तो वह एकदम हक्का बक्का रह गया। वह गुस्से और हैरानी से बोला, यह कैसे हो सकता है? वह गरीब मजदूर जिसने कभी किसी से कुछ नहीं लिया, इतना मेहनती और ईमानदार रहा, अब इतना अमीर कैसे बन गया? यह तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। मंटू को जल्द ही पता चल गया कि रमेश को जंगल की गुफा में सोने के सिक्के मिले थे। यह सुनते ही मंटू की आंखों में लालच चमकने लगा। अगर सच में उसे गुफा में सोने की सिक्कों की थैली मिली थी तो इसका मतलब यह है कि वहां और भी खजाने छुपे हुए हो सकते हैं। शायद वह गुफा किसी पुराने राजाओं या अमीर व्यक्तियों का खजाना रही हो। अगर मैं जल्दी ही वहां पहुंचे और सारी चीज खोज लूं तो मैं भी अमीर बन सकता हूं। हाँ, यही मौका है जो कभी दोबारा नहीं मिलेगा। लालच से भरा हुआ मंटू इस समय जंगल की तरफ निकल पड़ा। वह जल्दी जल्दी उस गुफा के पास पहुंचा जहां कभी रमेश रहा करता था। गुफा अब शांत और खाली थी। मंटू की आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा था। वह तेजी से गुफा के अंदर जाने लगा। उसे बस एक ही चीज चाहिए थी, खजाना। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि लालच में उठाया गया उसका यह कदम उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक में बनने वाला है। वह मन ही मन सोच रहा था, अगर रमेश को यहाँ सोने के सिक्के मिले थे तो जरूर यहाँ पर और भी खजाना होगा। लालच में वह गुफा के अंदर और गहराई तक जाने लगा। कुछ देर बाद अचानक उसकी नजर एक पत्थर के पीछे पड़ी एक पुरानी थैली पर गई। मंटू जल्दी से वहां दौड़ा। उसने थैली उठाकर खोली और जैसे ही अंदर देखा, उसकी आंखें चमक उठी। उसे थैली में भी सोने के कई सिक्के भरे हुए थे। आज तो मेरी किस्मत खुल गई। आखिरकार मेहनत और भाग्य दोनों मेरा साथ है। अब मैं वही कर सकता हूँ जो हमेशा चाहता था। इतना धन जमा करूं कि कोई मुझसे टक्कर भी ना ले सके। मंटू खुशी से हंस पड़ा। उसने जल्दी से वह थैली हाथ में रख ली। अब वह गुफा से बाहर निकालने के लिए मोड़ा। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे अचानक एहसास हुआ कि उसे बाहर जाने का रास्ता समझ नहीं आ रहा था। गुफा के अंदर कई छोटे छोटे रास्ते थे। मंटू एक रास्ते पर गया, फिर वापस लौटा, फिर दूसरे रास्ते पर गया, लेकिन हर रास्ता उसे फिर उसी जगह पर ले आता। धीरे धीरे शाम होने लगी। मंटू घबराने लगा। वह तेजी से इधर उधर भागने लगा, लेकिन उसे गुफा से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। पहले दिन बीत गया, दूसरा दिन भी। मंटू इस गुफा में भटकता रहा। उसके पास खाने को कुछ नहीं था। प्यास और डर से उसकी हालत खराब होने लगी। तीसरे दिन भी गुजर गया।
अब मंटू पूरी तरह थक चुका था। वह एक पत्थर के सहारे बैठ गया। उसके मन में अचानक एक ख्याल आया। वह धीरे धीरे खुद से बोलने लगा। शायद यही मेरी लालच की सजा है। मैंने सिर्फ अपना फायदा सोचा और दूसरों की परवाह नहीं की। अब यह सोना मेरे हाथों में है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे यह मुझे बंधक बना रहा है। शायद जब तक मैं इसे पकड़े रहूंगा तब तक मैं इस गुफा से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। यह खजाना मेरे लिए वरदान नहीं बल्कि एक फंदा बन गया है और अब मुझे इसका सामना करना ही पड़ेगा। कुछ पल सोचने के बाद उसने वह सोने की थैली जमीन पर रख दी, फिर धीरे धीरे पीछे मोड़ा और बिना उस थैली को उठाए तेजी से आगे बढ़ने लगा। कुछ ही देर बाद अचानक उसे दूर से हल्की रोशनी दिखाई दी। वह उस दिशा में भागा और कुछ पलों बाद वह गुफा से बाहर पहुंच गया। ताजी हवा उसके चेहरे से लगी। मंटू जमीन पर बैठ गया और जोर जोर से सांस लेने लगा। उसकी जान में जान आ गई थी, लेकिन इस समय उसके दिल में भारी पछतावा भी होने लगा। वह सोचने लगा, अगर मैं लालच में आकर रमेश के साथ गलत नहीं किया होता तो आज मुझे यह दिन नहीं देखना पड़ता। अगर मैंने उसे दिन बारिश में उसकी मदद की होती, उसकी बेटी बुखार से तड़प रही थी, खाश मैं उसे अपने घर में रख लिया होता तो शायद मैं आज इस गुफा में फंसा नहीं होता। मेरी अपनी लालच और अधूरी चालाकियां ने मुझे यहां तक पहुंचाया। अब समझ आया कि दूसरों के अधिकारों की चोरी करके कोई कभी सच्ची खुशी या अमीरी हासिल नहीं कर सकता। अब उसे समझ आ चुका था कि लालच इंसान को अंधा बना देता है और कभी-कभी वही लालच इंसान को ऐसी मुसीबत में डाल देता है जहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। वह धीरे धीरे रमेश के घर पहुंचा। अब उसकी आंखों में पछतावा साफ झलक रही थी। उसने रमेश और उसकी पत्नी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। हमें माफ कर दे रमेश, मैं तुम्हारे बुरे वक्त में साथ नहीं दिया। तुम्हारी बेटी बुखार से तड़प रही थी, फिर भी मैं उसे वक्त सिर्फ अपना फायदा देख रहा था। अब मुझे समझ में आ गया है, बुरे करने वालों के साथ हमेशा बुरा ही होता है। कैसी बातें कर रहा है मंटू? तुम्हारी जगह हमेशा मेरे दिल में है। तुम जब चाहो तब मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा हूं। तुम्हारे सुख दुख में मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। यह मेरा वादा रहा। ये बात सुनते ही मंटू की आंखों में आंसू भर आए और फिर सभी कोई एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, समय चाहे जितना भी कठिन क्यों ना हो, अंत में जीत हमेशा मुश्किल समय में डटे रहने की होती है। यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइए।